हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राजभाषा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब या किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। कब? तो 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर। अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है और इस 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 347 के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। 14 सितंबर याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 348(1) क के तहत यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में यानी मतलब कि इंग्लिश में होंगी। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां, सभी कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348(1) क के तहत मतलब कि ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का उपबंध है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो 8वीं अनुसूची। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, या 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा किस भाषा को इनमें से जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यहां से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषा को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं, शुरू में 14 भाषाएं थीं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है।
तो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है, लैंग्वेज है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो याद रखिएगा 15 वर्ष, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद के द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी रखा गया है। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा 345 सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाले सभी भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद के समिति के गठन और अनुच्छेद 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। थर्ड नंबर है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे संशोधन कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन मतलब कि जो दिया गया सही तो नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी रूपों में, यानी अगर बात करें तो जो तात्विक अंतर है, हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत के द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 वन ख के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत के द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए जो है अधिकृत है। प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया है, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की जो राजभाषा है पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है। उसमें संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों का टर्म्स का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों का प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं तो अस्पष्ट तो है ही। तो देखिए, प्रश्नोत्तर के लिए नजरअंदाज करें तो यह प्रतीत होता है कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है, जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लेखित है, और प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूप में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। तो याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 343, 344, 346, 348 वन ख और अनुच्छेद 368 2 के प्रोविजन मतलब कि परंतुक से, ठीक है, परंतुक से शामिल नहीं है। इसीलिए इनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए। दूसरी ओर यदि प्रश्न के अंग्रेजी रूप को स्वीकार किया जाए तो केवल विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद को अनुच्छेद 343(3) के अनुसार अनुच्छेद 343 वन का अपवाद सृजित करते हुए संघ की राजभाषा हिंदी के स्थान पर या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 343(3) के तहत ऐसा कानून संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से बनाया जाएगा। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया है।
इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 को प्रयुक्त होती रहेगी। संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए तो अंग्रेजी इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। उक्त अधिनियम में कोई भी संशोधन संसद के द्वारा अपने साधारण बहुमत से किया जा सकता है, याद रखिएगा। और प्रश्न के अंग्रेजी रूप में प्रयुक्त प्रोविजन शब्द और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों से अनुच्छेद 343(3) के तहत संसद को प्राप्त शक्ति और शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित राजभाषा अधिनियम का संदर्भ स्पष्ट हो रहा है। तो व्याख्या स्पष्ट है कि एक ही प्रश्न के दो मतलब कि भिन्न उत्तर हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? बताइए क्या सही है। तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, डी ऑप्शन। बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के तहत यह व्यवस्था की गई है, 350 क। तो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। 6 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा, शुरू में भी मैंने बताया था, याद रखना है, यहां से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति के द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? फटाफट कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा संथाली, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है, यथा असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली। तो 22 भाषाएं जो हैं आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 8 है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो देखिए सभी विकल्प जो है त्रुटिपूर्ण है। जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि 1993 में मतलब कि कौन कौन सा जो भाषा थी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी। तो ये प्रश्न जो है मतलब कि
जो विकल्प है, प्रश्न सही है, विकल्प जो है सही नहीं है, तो आप कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, यानी 4 भाषाएं कब जोड़ी गई थी, जो कि भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो देखिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुरी। 11, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो सिंधी और बताइए, सिंधी और कोंकणी, बी और डी बिल्कुल सही जवाब है। 12, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। 13, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ये जो 3 भाषाएं थी कौन कौन? तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, यानी सी ऑप्शन। 14 नंबर है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब जो है 22 हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा, वो डाउटफुल है। 16 नंबर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या, याद रखिएगा, अब जो है 22 हो गई है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो उत्तराखंड ने, याद रखिएगा, उत्तराखंड ने ऐसा किया है। उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया था। 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य के द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना है। 18, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सबसे ज्यादा किस भाषा को बोला जाता है? आपको बताना है। सबसे ज्यादा बंगाली भाषा को बोला जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सुविधा के अगर बात करें तो जो 2011 के जनगणना के जो आंकड़ा था, इसके अनुसार हमारे संविधान के तहत अनुसूची 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों के द्वारा संविधान के तहत अनुसूचित 22 यानी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा थी हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली, तीसरे क्रम पर मराठी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बंगाली है, तो सही जवाब बंगाली हो जाएगा। अगर हिंदी होता तो हिंदी सही जवाब होता। 19 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है?
सही और वही क्रम है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो हिंदी नहीं है तो बंगाली, इसके बाद बंगाली के बाद मराठी, इसके बाद बताइए तेलुगु, इसके बाद तमिल। यानी जो सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी सही है। 2011 के सॉरी 2001 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम जो है इस प्रकार था, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल। और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो आरोही क्रम है बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल। 20 नंबर है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी भारतीयों का कितना प्रतिशत है? हिंदी भाषा को बोलने वाले भारतीयों की जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो हिंदी भाषी भारतीयों का जो प्रतिशत है देश की जनसंख्या में 41.03%, और 2011 के जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.63% हो गया है। तो ध्यान में रखिएगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, वह भाषा है, याद रखिएगा, ब्राहुई। ब्राहुई ऑप्शन ए। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। 22 निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें और इनको जो है मतलब कि किनको दिए गए ये जो 3 भाषा हैं उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकी भाषा घोषित किया है? क्लासिकी भाषा घोषित किया है इन तीनों में से किसको? तो देखिए अगर बात करें तो कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकीय भाषा घोषित किया गया, सी ऑप्शन। कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्थानीय स्वशासन के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपने पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ ले लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है, उससे रिवीजन कीजिए और इसके बाद लेक्चर को अटेंड कीजिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।